हेलो एवरीवन। हम चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा, क्रॉप के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी देखी, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया था। अब हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे। आज मैं आपको बुक के थ्रू पढ़ाऊंगी। बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप बुक को बहुत अच्छे से रीड करते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ ही जो इंटरनल क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स किसे कहते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है एग्रीकल्चर में यूज होने वाले टूल्स। क्लियर? बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्प टू गेट बेटर यील्ड। सबसे पहले बीज बोने से पहले क्या ज़रूरी होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के क्लम्प्स होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं, उन्हें हमें बारीक करना होता है, उन्हें हमें तोड़ना होता है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो सके, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा और यील्ड जो है हमको बहुत ज़्यादा मिलेगी, मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब ये जो प्रोसेस है इसको बहुत सारे टूल्स की हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। इस प्रोसेस में जो टूल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्लो मीन्स हल, हो कुदाली और कल्टीवेटर। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे प्लो के बारे में। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है। किसके लिए? फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को खोदने के लिए, सॉइल को जोतने के लिए। साथ साथ एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, क्रॉप में फर्टिलाइजर्स या उर्वरक मिलाने के लिए। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। इसे लकड़ी का बनाया जाता है या ये लकड़ी का बना होता है और इसे बुल के पेयर के थ्रू, मतलब दो बुल्स होते हैं उसमें, या फिर कैमल भी हो सकते हैं, हॉर्स भी हो सकते हैं, उनके थ्रू इसको खींचा जाता है। It contains a strong triangular iron strip called plowshare. इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है जिसे हम प्लॉशेयर कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि प्लॉ का स्ट्रक्चर बताइए, इंटरनल क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि प्लॉ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर हमको आंसर भी मिल रहा है कि इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप होती है, आयरन की बनी हुई होती है, जिसे हम प्लॉशेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ प्लॉ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लॉ शाफ्ट। मतलब क्या है इसका कि इसका जो मेन पार्ट होता है वो कैसा होता है? वो एक लंबा भाग होता है, किसका? लकड़ी का बना होता है, जिसे हम प्लॉ शाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ शाफ्ट। प्लॉ शाफ्ट के एक एंड पर हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक। और जो दूसरा एंड होता है वो एक बीम से अटैच होता है जिस पर बुल की नेक रखी जाती है, मतलब बुल की नेक पर रखा जाता है इसको। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। वन पेयर ऑफ बुल्स मतलब बुल का एक पेयर या बुल की एक जोड़ी, और साथ ही एक मैन उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज। आजकल क्या होता है, वुडन प्लो मीन्स जो देशी प्लो होता था वो लकड़ी का बना होता था, अब इसको किसके द्वारा रिप्लेस किया गया है? आयरन प्लो के द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये देखिए, हमने इसको पढ़ा था कि इसमें ये जो आयरन की एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप होती है, इसको क्या बोला जाता है? प्लाउशेयर। ये देखो, ये यहाँ पर नीचे की तरफ अटैच होती है। इसका एक लंबा सा भाग लकड़ी का बना होता है, इसको प्लो शाफ्ट कहते हैं। ये है प्लो शाफ्ट, ठीक। इसके एक एंड पर हैंडल लगा होता है, तो ये हैंडल पीछे की तरफ होगा, और जो दूसरा एंड है यहाँ पर बीम अटैच होती है। ये देखिए, ये बीम अटैच। क्लियर, समझ में आ गई बात कि एक जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है आयरन की, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप बनी हुई है आयरन की है, इसको हम बोलेंगे प्लाउशेयर। इसके बाद ये दूसरा भाग है, ये लंबा भाग होता है, इसको बोला जाता है प्लाउ शाफ्ट। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, एक एंड पर हैंडल होता है, और दूसरे एंड पर ये बीम अटैच होती है। इस बीम को बुल्स की नेक पर रखा जाता है। जे बुल जो है आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये जो स्ट्रिप है ये मिट्टी को खोदती जाती है। इस तरह से हम खेत की जुताई करते हैं। अब आगे देखते हैं। हो, it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये एक बहुत सिंपल टूल होता है जिसको कुदाली या खुरपी भी बोल सकते हैं। ये वीड्स को निकालने के लिए और मिट्टी को लूज करने के लिए यूज़ किया जाता है। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती और हमारी क्रॉप के साथ में ये उगाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्लांट से ले लेते हैं। मीन्स मिट्टी से क्या होगा, अब ये भी शेयरिंग करने लगेंगे। जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को मिल रहे थे अब वो प्लांट्स को भी मिलने लगेंगे, वीड्स को मिलने लगेंगे, जिस वजह से इनकी ग्रोथ भी कैसी होगी, बढ़ने लगेगी, और जितना प्रोडक्शन क्रॉप का होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए वीड को निकालने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही लूजनिंग ऑफ सॉइल को लूज करने के लिए इसका यूज़ होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसकी क्या होती है? एक लॉन्ग रॉड होती है जो वुड और आयरन की बनी होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। अब यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर बताया हुआ है वो देखिए। ये एक रॉड है, ठीक। ये बीम लगी हुई है। बीम के एक सिरे पर एक एनिमल और दूसरे सिरे पर दूसरा एनिमल होता है। ये यहाँ पर ग्रिप है, मीन्स हैंडल है ये। और ये जो है ये आयरन की बेंट ब्रॉड स्ट्रॉन्ग प्लेट होती है। एनिमल्स आगे यहाँ से बढ़ते जाते हैं और ये जो है मिट्टी को खोदती हुई या वीड्स को खोदती हुई आगे बढ़ जाती है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कल्टीवेटर। व्हाट इज कल्टीवेटर? नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब आजकल क्या होता है, जो खेत है वो किसके द्वारा जोता जाता है? ट्रैक्टर के द्वारा, जिस पर पीछे कल्टीवेटर लगा होता है। देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, ये ट्रैक्टर के पीछे ये कल्टीवेटर लगा हुआ है और इसके ये नुकीले एंड्स होते हैं, जो प्लेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ट्रैक्टर आगे बढ़ता जाएगा और ये मिट्टी को खोदती हुई निकल जाती हैं। इससे क्या होगा कि हमारे लेबर और टाइम दोनों की बचत होती है। क्लियर? तो हमने ये तो समझ लिया है कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। अब हम आगे देखेंगे सोइंग के बारे में। अब हमको क्या करना है, मिट्टी में बीज बोना है। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है, बीज बोना जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। ये तो हम जानते ही हैं। हमने मिट्टी को भी तैयार कर लिया, सब कुछ कर लिया। यदि अब हम बीज नहीं बोएंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा? प्लांट ही नहीं निकलेंगे। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, clean and healthy seeds of a good variety are selected.
अब बीज बोने के पहले क्या करना होता है, बीज का सिलेक्शन करना होता है। उसके लिए हमको गुड क्वालिटी के, क्लीन और हेल्दी सीड की ज़रूरत होती है। तो उनको किसान जो है, फार्मर्स जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो फार्मर्स होते हैं वो उन सीड्स को सिलेक्ट करते हैं जो उन्हें हाई यील्ड देती हैं, मतलब जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। क्लियर? अब इसमें एक बताया गया है, एक बात के बारे में बताया है। इसमें क्या बताया गया है कि एक दिन, ये जो पहेली बनी हुई है ये बोलती है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा, वो क्या करती हैं, कुछ चने के सीड्स हैं वो एक बर्तन में लेकर उसमें पानी भर देती हैं, और कुछ टाइम के बाद देखती हैं कि जो बीज हैं उनमें से कुछ ऊपर पानी पर तैरने लगते हैं। बहुत ज़्यादा उसको आश्चर्य होता है कि पानी के ऊपर जो बीज है वो कैसे तैरे। तो यह हम अपने घरों में भी देखते हैं कि कभी दाल या चने या कोई भी चीज़ इस तरह से बनाई जाती है, तो पानी में जब उनको भिगोया जाता है तो कुछ बीज ऐसे रहते हैं जो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। क्या आप बता सकते हैं किस वजह से होता है? इसका कारण क्या है? हम देखते हैं कि जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो कैसे होंगे, वो पानी में नीचे बैठ जाएंगे, और जबकि जो खराब या खोखले होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, और हल्के होने की वजह से पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। आपको एक बीकर लेना है, उसको पानी से आधा फिल कर लेना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीयर वेल। अब हमको उसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालने हैं, बीज डालने हैं। उसको अच्छी तरह से हिलाकर कुछ देर वेट करना है। हम क्या देखते हैं, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या कुछ बीज ऐसे हैं जो पानी पर तैरते हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक? वाई वुड दे बी लाइटर? तो ये क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या है? डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। पानी में बीज क्यों तैर रहे हैं? जो खराब सीड होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, और इस वजह से बहुत हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने की वजह से वो पानी पर तैरने लगते हैं। क्लियर हो गई बात? जो बीज हल्के होंगे मतलब वो खराब है, और जो नीचे पानी में बैठ जाएंगे वो कैसे हैं, अच्छे हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम डैमेज्ड वन। ये बहुत अच्छी मेथड है, इसके थ्रू हम अच्छे और हेल्दी सीड को डैमेज सीड से सेपरेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब बीज बोने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है कि उन टूल्स के बारे में जानना कि जो सीड को बोने के लिए या हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो सीड को बोने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल टूल्स हैं जो हैं, द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। अब जो ट्रेडिशनली यूज़ होते थे टूल्स, उनमें कैसा है, उनका शेप जो है वो फनल की तरह होता है, कीप जो होती है उसकी तरह। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। अब इसमें क्या किया जाता है, सीड्स जो है वो फनल में अंदर डाले जाते हैं, फिल किए जाते हैं। पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स। अब ये जो सीड्स हैं ये 2 और 3 पाइप्स के थ्रू, जिनके शार्प एंड्स होते हैं, वो जो पाइप हैं उनके कैसे होंगे, शार्प एंड्स होंगे, उनके थ्रू कहाँ जाते हैं, ज़मीन में जाते हैं। शार्प एंड है तो सीधे ज़मीन में अंदर जाते हैं और उनको वहाँ वो प्लेस कर देते हैं। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे। देखिए, ये बुल्स हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 बुल्स हैं, ये इस तरह से ये टूल को खींच रहे हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि जैसे प्लो था, इसी तरह से ये बताया हुआ है। इसमें क्या है, ये फनल बनी हुई है। इस फनल में सीड्स को अंदर डाला जाता है, तो ये कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं, और यहाँ पर 2 और 3 अलग अलग पाइप होते हैं। इनके थ्रू ये कहाँ, सॉइल में नीचे की तरफ गहराई में दबा दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। तो ये जिस तरह से ये जो बेल है
बुल्स हैं आगे बढ़ते जाएंगे और ये सीड को ज़मीन में डालने की प्रोसेस चलती जाएगी। एक तो ये प्रोसेस थी, ये थी ट्रेडिशनल मेथड थी। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के थ्रू, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। Nowadays these seed drill is used for sowing with the help of tractors। अब ये जो सीड ड्रिल है ये किसकी हेल्प से काम करती है? ट्रैक्टर की हेल्प से इसको चलाया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब ये क्या करती है, जो बीज हैं उनको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर, समानता से और समान गहराई पर डालती जाती है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। अब इसके थ्रू क्या होता है, ये सीड ड्रिल क्यों यूज़ की जाती है? एक तो बराबर जगह पर, बराबर दूरी पर, बराबर डेप्थ पर सीड डाल देती है, साथ ही मिट्टी से सॉइल को कवर भी कर देती है। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी सीड्स हैं वो बर्ड्स के द्वारा प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ताकि उनको बर्ड नहीं खा पाए। यदि ऊपर की तरफ रहेंगे, खुले रहेंगे, तो बर्ड्स जो हैं वो इनको ईजिली खा लेंगी। पर अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बीज जो है उनका प्रोटेक्शन हो जाता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स द टाइम एंड लेबर। अब यदि हम सीड ड्रिल के थ्रू बीज ज़मीन में डालते हैं तो हमारे टाइम की और लेबर की दोनों की बचत होती है। सीड ड्रिल का हम फिगर देख लेते हैं। ये सीड ड्रिल है, इसको ट्रैक्टर के थ्रू चलाया जाता है। ठीक, ट्रैक्टर में ये पीछे की तरफ सेट हो जाती है, पीछे की तरफ लग जाती है, अटैच हो जाती है। अब यहाँ से इसमें सीड्स को डाला जाता है और ये देखिए इनके शार्प एंड्स हैं, ये बने हुए हैं, एक तरह से पाइप है ये, और इनके जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। तो सीड्स जब नीचे जाएंगे तो इन पाइप के थ्रू इनमें जाते जाएंगे और बराबर दूरी पर, बराबर गहराई पर ज़मीन में डाल दिए जाते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गई बात। अब हम आगे देखेंगे। अब इससे क्या होता है, ये चीज़ और कि ज़मीन में हमने डाल दिए हैं सीड, बहुत आसानी से दब भी गए हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे की प्रोसेस। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। इसमें क्या बताया गया है कि जो सीड्स हैं उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। प्रॉपर डिस्टेंस होने से क्या होगा, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, प्लांट्स एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। इसकी वजह से क्या होता है, यदि प्लांट्स एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे, तो उससे प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको आसानी से मिल जाएंगी। और यदि प्लांट्स एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और पानी नहीं मिलेगा, जिस वजह से उनकी ग्रोथ जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी क्या करना पड़ता है, कुछ प्लांट्स को निकालना भी पड़ता है ताकि ओवर क्राउडिंग होने से रोका जा सके, प्लांट्स को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट और वाटर मिल सके। ठीक, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप जो एक एक पार्ट में हम पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, यदि आप इसको अच्छे से रीड करते जाएंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है ये वीडियो, क्योंकि सीटेट में इसी तरह से बीच बीच में से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा।